स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराऊंगा। साथ ही सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद कई सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली किस किस तरह के इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में देख ही लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इसकी साइट पर जाकर के डाउनलोड किया है। और यह जो पेपर है सेट ए है, इसी प्रकार इसका सेट बी है, उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएगा तो महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे। यह जो पेपर हुआ था 10 फरवरी 2019 को हुआ था। टाइमिंग यहाँ पर 2 घंटा का रहती है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, 320 मार्क्स का होंगे, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, आपको थंबनेल के द्वारा भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो आइए अब बेहतरीन तरीक़ा से सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, वह किस प्रकार के ट्रांसफार्मर होता है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्टेप अप, दूसरा ऑप्शन है स्टेप डाउन, तीसरा ऑप्शन है करंट ट्रांसफार्मर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक भी नहीं, यानी कि ये 3 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर होती है, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगर आपसे पावर ट्रांसफार्मर पूछ देता कि पावर ट्रांसफार्मर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर होती है, तो पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप टाइप की होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए, पहला का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा का अनुपात 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई कितनी होगी, यानी कि आउटपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में घुमाया है, फेरा का अनुपात दे दिया है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पर आवृत्ति दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो हम जानते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है स्टैटिक्स डिवाइस होती है, या इलेक्ट्रिकल पावर को वन सर्किट से अनदर सर्किट में बदलती है बिना आवृत्ति का परिवर्तन किए हुए। इसलिए हमारा ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट में हमेशा आवृत्ति समान होती है। तो यहाँ पर अगर 50 हर्ट्ज है तो बिना देखे हुए आपको राइट ऑप्शन कर देना होगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। बाकी ऑप्शन ये सब गलत हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर आवृत्ति को नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती है, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल ... के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में तेल भरा होता है वह तेल किस लिए प्रयुक्त होता है, वह किस तरह कार्य करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर शीतलक, दूसरा ऑप्शन है रोधक, तीसरा ऑप्शन है कंपन पृथक्कारी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होती है, जो उसमें तेल भरा होता है, वह कूलिंग एजेंट का तरह कार्य करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन तीसरा का ए के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग ... के लिए किया जाता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर होता है उसमें सिलिका जेल भरा जाता है, उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं ये आपसे पूछा गया। तो आइए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नमी को सोखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आग को रोकने के लिए, तीसरा ऑप्शन है तापन को रोकने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर चौथा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। सिलिका जेल का जो प्रयोग किया जाता है नमी को अवशोषण करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा का हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा का अनुपात 100 है
यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पीयर है तो द्वितीय की धारा क्या होगी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर N1 इक्वल टू दिया हुआ है 100, ठीक है, I1 इक्वल टू भी 100 दिया हुआ है, 100 एम्पीयर। तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है N1 बटा N2 I2 बटा I1, ठीक है। तो यहाँ पर I2 बराबर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ पर I2 बराबर क्या हो जाएगा N1 इंटू I1, ठीक है। तो यहाँ पर N1 का मान भी दिया हुआ है 100 और I1 का भी मान दिया हुआ है 100, 100 गुने 100 करेंगे तो यहाँ पर 10,000, जो कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पांचवा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्यतः डॉट डॉट के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्यों उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है प्रारंभिक गति को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक आघूर्ण को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन, हम जानते हैं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें स्टार्टिंग धारा का मान जो है कम हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग धारा का मान कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब 7 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 10 ध्रुव मोटर का ध्रुव अंतराल 2 है तो स्लॉट की संख्या क्या होगी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार यह क्वेश्चन सभी तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू जो फार्मूला होता है पोल पिच इंटू नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ पर पोल पिच जो है कितना दिया हुआ है, पोल पिच दिया हुआ है 10 और यहाँ पर नंबर ऑफ पोल कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो ये दोनों का जब गुना कीजिएगा तो 10 दूना का 20 हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। 7वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है किसी 4 ध्रुव मोटर की कुल विद्युत डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 720 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 320 और तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 1440 डिग्री। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू नंबर ऑफ पोल। तो 180 गुने यहाँ पर पोल की संख्या दिया हुआ है 4, तो 1872 720 डिग्री, जो कि ये ऑप्शन में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 8वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है घरेलू सीलिंग पंखा का उदाहरण है, यानी कि डोमेस्टिक सीलिंग फैन जो होती है वो किस मोटर का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एकल फेज प्रेरण मोटर, दूसरा ऑप्शन है 2 फेज प्रेरण मोटर, तीसरा ऑप्शन है डीसी मोटर और चौथा ऑप्शन है ब्रशलेस डीसी मोटर। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 9वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। एकल फेज प्रेरण मोटर यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो 9वां का राइट ऑप्शन ए के साथ हम चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब 10 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कम्यूटेटर डॉट डॉट में प्रयुक्त होता है, यानी कि कम्यूटेटर का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। कम्यूटेटर को हिंदी में दिक् परिवर्तक बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम आई ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एकल फेज प्रेरण मोटर में करते हैं, दूसरा ऑप्शन है 3 फेज प्रेरण मोटर में करते हैं, तीसरा ऑप्शन है डीसी मोटर में करते हैं, चौथा ऑप्शन है ब्रशलेस डीसी मोटर में किया जाता है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर डीसी मोटर के साथ चला जाएगा, यानी कि कम्यूटेटर जो होता है वो डीसी मोटर में प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा और इसकी सहायता से हम जो है एसी आर्मेचर धारा को हम डीसी में बदलते हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट को। जो कम्यूटेटर होती है उसके द्वारा एसी करंट को आर्मेचर धारा को हम डीसी में बदलते हैं। राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है डॉट डॉट के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन्वर्टर का हम प्रयोग किस लिए करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं घर में जो इन्वर्टर होता है वो डीसी टू एसी को कन्वर्ट करता है, यानी कि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है डीसी टू एसी को कन्वर्ट करने के लिए, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 11 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है तापमापी, जिसको हम इंग्लिश में थर्मोस्टेट कहते हैं, डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है, यानी कि हम थर्मोस्टेट का उपयोग किस लिए करते हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है वोल्टता को पता लगाने तथा तापमान को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है धारा को पता लगाने तथा तापमान को नियंत्रण करने के लिए। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर तापमान को पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा यहाँ पर तो 13 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। थर्मोस्टेट का उपयोग हम तापमान को पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है ELCB एक डॉट डॉट होती है, यानी कि ELCB किस प्रकार का डिवाइस होती है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सुरक्षा युक्ति होती है, दूसरा ऑप्शन है धारा नियंत्रक युक्ति होती है, तीसरा ऑप्शन है वोल्टा नियंत्रक युक्ति होती है और चौथा जो ऑप्शन है बी व सी दोनों होती है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ELCB जो होती है एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। और ELCB का फुल फॉर्म जो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। यह एक सुरक्षा उपकरण युक्ति होती है जिसका उपयोग हम झटके को रोकने तथा किसी उपकरण में हो रहे लीकेज करंट को रिसाव को रोकने या प्रोटेक्शन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 14 का ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 15 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है अर्गलन रिले, यानी कि लेचिंग रिले जो होती है किस तरह का रिले होती है। तो पहला ऑप्शन है बिजली बंद होने के बाद अपने संपर्क के स्थान बनाए रखती है। दूसरा ऑप्शन है बिजली चालू होने के बाद अपने संपर्क स्थान बनाए रखती है। तीसरा ऑप्शन है बिजली बंद होने के बाद पूर्व स्थिति बनाए रखती है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बिजली बंद होने के बाद भी जो स्थिति में रहती वही स्थिति बनाए रखती है, अपने संपर्क की स्थिति बनाए रखती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 15 का ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद आसान है और आप सभी लोग इसको जानते होंगे। यहाँ पर पूछा गया ट्रांसफार्मर को डॉट डॉट निर्धारित किया जाता है। ट्रांसफार्मर को जो रेटिंग होती है किस में होती है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है KVA, दूसरा ऑप्शन है KW और तीसरा ऑप्शन है KWH और चौथा ऑप्शन है KVAR, ठीक है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। KVA में व्यक्त होती है किलो वोल्ट एम्पियर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग। तो 16 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 3 फेज AC आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है। तो यहाँ पर 3 फेज डाल दिया है इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 50 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 150 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 50/3 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 17 का ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। भारत में जो 3 फेज AC सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। इसके अलावा भी कई देश होते हैं जहाँ पर 50 हर्ट्ज होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, UK, पाकिस्तान, ये सब सारे देश में भी 50 हर्ट्ज ही सप्लाई फ्रीक्वेंसी रखा गया। जबकि ऐसे कई देश हैं जहाँ पर 60 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। ये दो जो कंट्री हैं वहाँ पर 60 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA यहाँ पर 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है
एक 10 ओम प्रतिरोध तथा एक 5 ओम के प्रतिरोध को डीसी वोल्टता के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। वोल्टता स्रोत के आहारत कुल धारा 15 एम्पीयर है, तो 5 ओम प्रतिरोध से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो तरह के यहाँ पर प्रतिरोध हैं, और एक जो है 10 ओम है और दूसरा है 5 ओम है, ऐसे पैरेलल में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल धारा है जो 15 एम्पीयर है, तो 5 ओम का जो प्रतिरोध है, रजिस्टर है, उससे कितना धारा बह रहा है ये आपको ज्ञात करना है। तो इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। I1 = एक फार्मूला होता है, लिखेंगे I1 बराबर R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है, इंटू वोल्टेज सोर्स को हम VS शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही फार्मूला पर। तो यहाँ पर जो है R2 का वैल्यू हम 10 ओम रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ओम ऊपर लिख देंगे, और R1 प्लस R2 दोनों का मान जोड़ देंगे, तो 10 और 5 15 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स कितना है, 15 एम्पियर है ना, तो यहाँ पर 15 एम्पियर लिख देंगे। तो 15 गुने 10 कीजिएगा 150, 150 को जब आप 15 से भाग दीजिएगा तो 15 10 150, यानी कि राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। 10 एम्पियर होगा किसका, 5 ओम प्रतिरोध वाले जो रजिस्टर होगी उससे जो धारा बहेगी 10 एम्पियर बहेगी। तो राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 18 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 19 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ... पर घूर्णन करता है। यानी कि 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसके स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र होती है वह किस पर घूर्णन करती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर घूर्णन गति पर, दूसरा ऑप्शन है तुल्यकालिक गति के ऊपर, तीसरा ऑप्शन है तुल्यकालिक गति पर, और चौथा ऑप्शन है सरपन गति पर। ठीक है, तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। सिंक्रोनस स्पीड पर घूर्णन करती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 19 का सी के साथ चूज किए। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बेहद आसान है। यहाँ पर पूछा गया है किसी 3 फेज आपूर्ति में फेज का कोण कितना डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर 120 डिग्री नहीं दिया है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 120 से 240, दूसरा ऑप्शन है 90 से 180, तीसरा ऑप्शन है 90 से 270, और चौथा ऑप्शन है 180 से 270। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 3 फेज जो लाइन होती है उसमें जो फेज कोण होती है 120 से 240 डिग्री तक होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 20वां का ए के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे 2 फेज पूछा जाता तो 90 डिग्री होता है, 90 से 120 तक कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, 20वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर हम 20 तक इसमें सॉल्व किया। इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें इससे हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा सीरीज को हम बड़ा नहीं करेंगे, 20-20 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर वीडियो के बारे में बताइएगा, और कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।